जवानों के हवाले है पूरा का पूरा संसद, वो क्या कर रहे थे। तो ये बहुत सारे आरोप उनके ऊपर हैं यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर और साथ साथ इनके ऊपर यानी ओम बिरला के ऊपर। तो ओम बिरला यहाँ पर थोड़े से परेशानी में घिरे हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात वो है कि ओम बिरला का जो संसदीय जो कार्य प्रणाली है जिसमें रूल बुक का हवाला देते हैं, वो जब आपने कहा कि अखबारों की कटिंग आप यहाँ नहीं लेके आ सकते हैं, उन पर चर्चा नहीं कर सकते, आपने कहा किताबों में लिखी बातों पे चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि नरवणे साहब की किताब लेके आ गए थे राहुल गांधी, और आपने कहा कि किसी मैगजीन की चर्चा नहीं कर सकते। जब आप इन सब चीज़ की चर्चा नहीं कर सकते तो फिर आप अपने ही निशिकांत दुबे या दूसरे नेताओं को कैसे दे रहे हैं कि आप उस पर बात कीजिए। वो किताबें लेके आ गए वहां, आपने देखा। तो बहुत आरोप है, पक्षपात का आरोप है, कुल जमा अगर कहा जाए, कुल मिलाकर कहा जाए तो पक्षपात का आरोप है। इसलिए इस आरोप से उनको बरी होना पड़ेगा। और ये सच है कि विपक्ष के पास वो संख्या बल नहीं है, ये अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन एक इतिहास में ये बात दर्ज हो चुकी है कि अब 3 के बाद चौथे स्पीकर ये हो गए हैं, ओम बिरला हो गए, जिनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, ये बेइज्जती है। सीधे शब्दों में कहूं, ये बेइज्जती है लोकसभा की कुर्सी पर बैठा, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए इंसान के लिए कि उसके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया हुआ है कि हमारा कोई विश्वास आपके ऊपर है ही नहीं। इसलिए यहां पर ये एक चुनौती को पेश करना होगा, बहुत गंभीर मामला है जिसको पेश करने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर इन चुनौतियों का सामना करने की जरूरत पड़ेगी ओम बिरला को। तो ओम बिरला के सामने ये चुनौती है। और लेकिन साथ साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर चुनौती मोदी सरकार के खिलाफ भी है, उनके सामने भी है। पहली चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है कि नरेंद्र मोदी का नाम या इस सरकार के किसी भी नुमाइंदे का नाम एप्स्टीन के साथ में जो जुड़ रहा है, उससे अपने आप को बाहर निकालना। और नरेंद्र मोदी, ईमेल में मोदी का भी जिक्र आ चुका है। आप याद कीजिए कि इससे पहले वाले जो 30 लाख यानी 3 मिलियन जो अभी तक ईमेल सार्वजनिक हुए हैं, उन 3 मिलियन ईमेल्स में कई ऐसे हैं जिसमें हरदीप पुरी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है और एक आध में नरेंद्र मोदी का नाम भी है। क्योंकि उसमें आपको पता होगा कि इजराइल जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वहां थोड़ा वो डांस कर लेंगे तो उससे यहां पर ट्रंप को फायदा हो जाएगा। 2017-18 की बात है ये, और ये बताया गया था। अब वो नरेंद्र मोदी वहां जाके डांस किए नहीं किए, मैं तो देखने नहीं गया था, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था और उसी के 7 दिन बाद वो गए थे। तो एक ये चुनौती, एप्स्टीन फाइल्स से जूझने की चुनौती इनके पास है, नरेंद्र मोदी की सरकार के पास है। दूसरी चुनौती जो है वो है जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ आपने किया है, उस ट्रेड डील में भी आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसान सबसे बड़ा तबका है आबादी का अपने देश में, और लगभग 70% आबादी आज भी खेती किसानी पर डिपेंड करती है देश की। उसमें से कुछ नहीं तो 50% किसान ऐसे होंगे जो वोटर होंगे। तो उन वोटरों को कैसे आप साध के रखेंगे। किसानों के आंदोलन को नरेंद्र मोदी ने देखा था, नरेंद्र मोदी ने 13 महीने बाद माफ़ी मांगते हुए तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया था। ये इतिहास के पन्ने में दर्ज है, लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं है, 2020-21 की बात है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे ये आएगी कि उस ट्रेड डील को यहाँ सार्वजनिक करें नरेंद्र मोदी। क्योंकि आज ही जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं तो अभी शाम को आज बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री मिल जाएंगे। 35 साल बाद वहां पे ये होगा कि शायद 25 साल बाद ऐसा होगा कि वहां पर कोई महिला नहीं बल्कि पुरुष प्रधानमंत्री होगा। लेकिन उस प्रधानमंत्री के साथ भारत के क्या संबंध रहेंगे ये देखना होगा। मगर भारत बहुत कुछ कॉटन खासकर जो बना हुआ कपड़ा बांग्लादेश से इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन यहाँ से हम कपास एक्सपोर्ट करते थे। अब कपास हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे, जो हमारे ऊपर टैरिफ है वो कुछ और है, 18% टैरिफ है अमेरिका का, और उनके ऊपर बांग्लादेश के ऊपर 0% है। तो ये 0% वो हमसे क्यों नहीं, फिर हमसे क्यों लेगा? बांग्लादेश सीधे सीधे जाकर अमेरिका से लेगा, अमेरिका से 0% पे लेके आएगा। जो कीमत अमेरिका में है वही कीमत बांग्लादेश में रहेगी, फिर हमसे वो कपास क्यों लेगा? तो ये ट्रायंगल बन रहा है। आप देखिए, चाहे एप्स्टीन का मामला हो, चाहे ट्रेड डील का मामला हो, किसानों का मामला हो। किसान में सिर्फ कपास की बात नहीं है, किसान में बहुत GM फसलों की बात है, बहुत कुछ है अलग अलग उसमें देखा जाए तो खेती किसानी पर भी आफत आने वाली है। आफत जो है वो इधर एप्स्टीन मामले में भी आने वाली है नरेंद्र मोदी की सरकार को। और आफत अभी एक और है, वो है नरवणे साहब की किताब।
चीन के साथ आपके क्या संबंध हैं, क्या रिश्ते, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो सीरियल आया था, तो वो ये रिश्ता क्या कहलाता है नरेंद्र मोदी जी आपका जिनपिंग के साथ, शी जिनपिंग के साथ, वो आपको देखना होगा। तो ये सब यहाँ पर अंडरलाइंड है, लेकिन उसको आपको क्लियर करना होगा, बताना होगा देश की जनता को। तो बहुत मुद्दे अलग अलग हैं, डॉट्स हैं, जिसको मिलाते हैं तो एक तस्वीर ये नजर आती है कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में ढेरों चुनौतियों से घिरे हुए हैं। लेकिन उससे पहले वो संसद, जहां पे लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं, जिस कुर्सी पर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर आज की तारीख में विराजमान है ओम बिरला साहब, ओम बिरला को अपनी इस कुर्सी को पाक साफ रखनी है। बचाने में दिक्कत नहीं है क्योंकि उनकी कुर्सी बच जाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन में, लेकिन पाक साफ रखनी है तो उनको ये देखना पड़ेगा ओम बिरला को कि अभी तक जिस ढंग से एक तरफा आप काम करते थे, आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि आप विपक्ष की तरफ देखते हैं तो आपका चेहरा कुछ और रहता है, चेहरे का हाव भाव कुछ और रहता है, सत्ता पक्ष की तरफ आते हैं तो चेहरे का हाव भाव कुछ और रहता है। तो ये जब आप उधर देखते हैं तो आपको साफ समझ में यहाँ समझना होगा कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वहाँ पर आपके लिए न ही ट्रेजरी है न ही विपक्ष है, यानी न सत्ता पक्ष है न विपक्ष है, आपके लिए सब बराबर हैं। आप एक प्रिंसिपल के रूप में वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ सारे स्टूडेंट्स एक समान हैं। लेकिन आप क्या ये काम कर पाएंगे? अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में चुनौतियां ढेरों उनके सामने रहेंगी। और इन सब के बीच एक इम्पीचमेंट की बात आप अभी आप कह भी रही थी, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जी, उसमें भी है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो मामला है वो भी गंभीर मामला है। और उसमें लेकिन बंगाल सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। जी बिल्कुल, देखा ही जा रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी लगातार जो है एसआईआर को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि लगातार वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि एसआईआर के जरिए है जो लोगों के वोट काटने का जो है साजिश रची जा रही है। इस तरीके के लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा था, जहां पर सीएम ममता बनर्जी खुद पेश हुई थी और खुद ही उन्होंने दलीलें पेश की थी, जिसके बाद से लगातार चुनाव आयोग घिरा हुआ है। और अब भी ममता बनर्जी शांत नहीं बैठी है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो आगे ऐसी साजिश पूरी नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से, वो साफ है कि वो लगातार यही दावा कर रहे हैं कि जो ईसीआई है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, उन्हें जिताने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि चाहे इससे पहले हम किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर भी आरोप लगते रहे, कोई नए आरोप नहीं है, ये पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी लगते रहे और अब यही आरोप जो है दोहराए जा रहे हैं बंगाल में। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के आरोप अखिलेश यादव लगातार लगाते आ रहे हैं एसआईआर को लेकर, लेकिन वहां भी वो एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। और अब बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में भी ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि वो अब ईसीआई को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाने देंगे जिससे ये जो वोटर का जो अधिकार है वो उनसे वंचित रह जाएं। तो इसीलिए उन्होंने ये तैयारी कर लिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कि वो महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रही हैं। और ये बहुत बड़ा मामला है जो उनके खिलाफ लाया जा रहा है, और ये इतिहास में दर्ज होगा कि पहली बार जो है चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग के अधिकारी जो कहें मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो ऐसे में वो भी संकट में दिखाई दे रहा है, उनकी कुर्सी पर भी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जो बंगाल में चुनाव होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ज्ञानेश कुमार घिरे हुए हैं, और ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी चली गई थी। और अब जो खबर आ रही है कि जो टीएमसी की तरफ से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को जो लेके आया जा रहा है उसको कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन भी दे दिया है। तो 9 तारीख को एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, 9 तारीख को उनके खिलाफ लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी और वोटिंग भी उसी दिन कराई जाएगी। अब तक तो यही क्लियर नहीं हो रहा था कि जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है वो स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आज किरण रिजिजू हैं, उन्होंने जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने बता दिया है कि नोटिस स्वीकार हो गया है। और अब जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है कांग्रेस का, उस पर बहस होगी 9 तारीख को, 9 मार्च को संसद का जो बजट सत्र है उसका जो दूसरा हिस्सा है उसके पहले दिन ये एक तरीके से उस पर वोटिंग हो जाएगी। और तब तक जो ओम बिरला जब तक वोटिंग के नतीजे नहीं आ जाएंगे तब तक वो अध्यक्ष की कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाएंगे। और उसी तरीके से 9 तारीख के बाद जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसको भी नोटिस मान के चलिएगा कि कभी भी टीएमसी की तरफ से दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीएमसी के नोटिस पर भी जो सत्ता पक्ष है उसका इसी तरीके का रुख रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे पहले जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ 2 बार महाभियोग का नोटिस देने की कोशिश की गई थी। एक बार तो संसद की कार्रवाई 3-4 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी कि ताकि विपक्ष वो नोटिस ही नहीं दे पाए।
और दूसरी बार जब नोटिस दिया गया तो उसको खारिज कर दिया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, उनके खिलाफ उस नोटिस को स्वीकार सरकार करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा नहीं है, वहाँ महाभियोग प्रस्ताव का मुद्दा है। और अब तक जिस तरीके से जैसे आज तक कभी भी जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से उनको नहीं हटाया गया है, और ना ही कभी किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मतलब उनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव आया ही नहीं है अभी तक। 2 बार कोशिश जरूर हुई थी, एक बार कोशिश TN सेशन के समय पर हुई थी, उनको खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव को लाने की कोशिशें हुई थी, लेकिन TN सेशन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाया था कोई भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और दूसरा, TN सेशन के ऊपर कभी भी इस तरीके के आरोप नहीं लगे थे कि वो किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। TN सेशन पर आरोप ये थे कि वो भाई राजनीतिक किसी भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, वो किसी के दबाव में काम करने को तैयार नहीं है। उनके जो फैसले होते थे उन फैसलों पर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों ही आवाज़ उठाते थे। तो उन पर जो आरोप थे वो खाली यही थे कि वो मनमानी कर रहे हैं, और उसको रोकने के लिए उस समय की जो सरकार कांग्रेस की थी, चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया गया ताकि कोई भी चुनाव आयुक्त वहाँ मनमानी ना कर पाए। और उसके बाद 2006 में जो चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, वो सिर्फ चुनाव आयुक्त थे, उनके खिलाफ 200 सांसदों ने राष्ट्रपति से शिकायत की थी कि इनको हटाया जाए। उसके बाद भी, क्योंकि शिकायत उनके खिलाफ भी महाभियोग का नोटिस भी नहीं दिया गया था। और अब जो तीसरे चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का भी तो आपको पता है, उनकी नियुक्ति भी जो थी वो आनन फानन में 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी। नियुक्ति के कुछ घंटे बाद ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया था, और उस समय भी कांग्रेस के जो नेता थे, नेता विपक्ष थे अधीर रंजन चौधरी, उनकी तरफ से भी आरोप लगाए गए थे कि भाई जो ज्ञानेश कुमार हैं, इनकी नियुक्ति का जो उन पर आपत्ति जताई गई थी उनको नोट पर कि भाई ये बीजेपी के करीबी हैं। और जब उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया तो उस समय राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बन गए थे, तो अब राहुल गांधी की तरफ से भी आपत्ति जताई गई थी। तो ज्ञानेश कुमार शुरुआत से ही सवालों के घेरे में, और अब जिस तरीके से वो SIR की प्रक्रिया लेके पूरे देश में आए हैं, और आप ये देखिएगा कि जिन राज्यों में गैर बीजेपी जो दल हैं उनकी सरकार है, वहीं सबसे ज़्यादा SIR को लेकर शिकायतें आ रही हैं। बंगाल में तो आप देखिएगा कि जो प्रक्रिया थी उस पर तमाम BLO ने आंदोलन किए, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने 1 दिन का समय नहीं बढ़ाया। और जहाँ बीजेपी की सरकारें थी, आप बिहार को ही देख लीजिए, वहाँ 15 दिन का समय बढ़ाया गया। और अब जब फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी होनी है तो उसको लेकर जरूर आप समय बार बार बढ़ा रहे हैं। ना तो आपने दावे आपत्तियों के लिए समय बढ़ाया, और ना ही जब आप SIR के लिए जब लोगों के नाम वेरीफाई कर रहे थे उस समय भी आपने कोई भी समय नहीं बढ़ाया है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, और उसी के चलते उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेके आया गया है। और जैसा राजीव जी ने बताया कि भाई जो है प्रस्ताव पास होता है नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को सदन में बहस करानी पड़ेगी जिस चीज़ों पर सरकार लगातार, कि भाई ज्ञानेश कुमार का नाम यदि कोई ले लेता है सदन में तो उस पर हंगामा भी सत्ता पक्ष खड़ा कर देता है कि भाई आप चुनाव आयुक्त का नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब अगर जो स्वीकार होता है TMC का नोटिस, तो फिर ज्ञानेश कुमार को सदन में भी आना पड़ेगा, क्योंकि जिसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आता है उसको सदन में भी आना पड़ता है, उसको जवाब देना पड़ता है सवालों का। तो ऐसे में जो सवाल ज्ञानेश कुमार के पास जब चुनाव आयोग में राजनीतिक दल पहुंचते हैं तो आप देखते हैं उनकी भावभंगिमा कैसे होती है कि भाई आप उंगली उठाकर विपक्षी दलों को, लोगों को इस तरीके से आप संबोधित करते हैं जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सदन में ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछे जाएंगे, उन पर आरोप लगेंगे और उन पर चर्चा होगी, ताकि जो विपक्ष जो अब तक जो बात जनता के बीच में बोलता है वो सबको पता चले, और ना ही उस समय कोई स्पीकर विपक्ष की बात को रोक सकता है कि क्योंकि जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो सीधा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्हीं के खिलाफ है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार TMC ने मोर्चा खोला हुआ है और अब महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है, तो ऐसे में सभी की नजरें जो हैं इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर ज्ञानेश कुमार क्या संसद में पेश होंगे, अगर होते हैं तो वो क्या जवाब देंगे। सभी को इस बात का इंतजार है कि वो जवाब क्या देते हैं। लेकिन अगर इस बीच देखा जाए तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सेवा तीर्थ के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बहुत बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लेते हैं। हम तो आपको बोल रहा है कि आपके इकोनॉमिक मैटर्स में, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स में और फॉरेन पॉलिसी में आपकी पॉलिसीज हमारे साथ अलाइंड रहेंगी, ये हमने निर्णय किया। तभी तो फ्रेमवर्क बनाया ना इंटरिम अरेंजमेंट का। तो मोदी जी किस कर्तव्य की बात कर रहे हो आप?
किस सेवा तीर्थ की बात कर रहे हो? किसकी सेवा करना चाहते हैं आप लोग? हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार किसी के कहने पे हमारी विदेश नीति किसी और देश के साथ अलाइन रहेगी। कभी हुआ? पंडित नेहरू ने किया, शास्त्री जी ने किया, चरण सिंह ने किया, देवगौड़ा ने किया, गुजराल ने किया, नरसिम्हा जी ने किया, राजीव गांधी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, मनमोहन सिंह ने किया? नहीं किया ना? तो किस कर्तव्य की बात करते हो आप? किसका उद्घाटन कर रहे हो आप? कर्तव्य भवन का। और यह आपका कर्तव्य? मैं तो हैरान रह गया। तो सुना आपने कि किस तरीके से पूर्व कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के कर्तव्य पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे वो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। कर्तव्य जो है ना, सेवा तीर्थ, ये जो पीएमओ जो होता है, अभी तक जिस पीएमओ को हम लोग साउथ ब्लॉक में देखा करते थे, उसके लिए अब नया जो विस्टा प्रोजेक्ट जो इनका है, उसमें सेंट्रल विस्टा में इन्होंने अपना एक नया बढ़िया दफ्तर, अब लोग कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी के लिए बनवाए नरेंद्र मोदी लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक हैं, उसके बाद अगला हो सकता है राहुल गांधी हो प्राइम मिनिस्टर, तो राहुल गांधी के लिए लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसलिए तो खैर, तो ये जो सेवा तीर्थ उन्होंने नाम रखा है इसका, अपने कार्यालय का, पीएमओ का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ, और कर्तव्य पथ पे है वो, तो इसलिए अभी कह रहे थे कपिल सिब्बल की कर्तव्य तो आप दिखाते नहीं हैं, आपका कर्तव्य क्या है? कपिल सिब्बल को दरअसल घेरने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं ज़बरदस्त। कपिल सिब्बल देश के वरिष्ठतम वकीलों में से हैं, बहुत मुखर हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार वो रहे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी 2019 में, और फिर वो बाहर निकले और आज की तारीख में राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थन से हैं, निर्दलीय हैं, ये कह लें निर्दलीय हैं, और आज न कल कभी भी वो फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तो आप जो कांग्रेस नेता कह रही थी, तो उनके साथ ये चस्पा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ साथ चलते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे देखा जाए तो ये पूर्व कांग्रेस नेता हैं, जिसको आपने सही बताया। लेकिन दूसरी तरफ कपिल सिब्बल यहाँ एक गंभीर बात कह रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन तो कीजिए। लेकिन कपिल सिब्बल ये बातें क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल को एप्स्टीन फाइल्स से जोड़ने की कोशिश की है कांग्रेस, बीजेपी के ही एक प्रवक्ता ने। पहले वो साहब जो थे प्रदीप भंडारी, जो एक चैनल में बीजेपी को कवर करते थे, पत्रकार थे वो, और उसके बाद वो बीजेपी को कवर करते करते बीजेपी मैं इतने हो गए कि वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने उनको प्रवक्ता बना दिया है। अब कल उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा कि जिस कार्यक्रम, जब ये MHRD थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जब ये थे, उसके मंत्री थे, तब यानी कपिल सिब्बल मनमोहन सिंह की सरकार में, तब कपिल सिब्बल को एक अवार्ड दिया गया था, और जिस संस्था ने अवार्ड दिया था उस संस्था को एप्स्टीन ने स्पॉन्सर किया था। कपिल सिब्बल ने नकार दिया है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अब किस चीज़ को क्या, अब तो स्पॉन्सरशिप और अवार्ड की बात में नोबेल पुरस्कार के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी स्पॉन्सर्ड था एप्स्टीन से। तो जितने भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोग हैं वो सब क्या एप्स्टीन के साथ जुड़े हुए हैं क्या? सवाल ये पैदा नहीं होता है। सवाल पैदा ये होता है कि हरदीप सिंह पुरी एक नहीं बल्कि 408 बार 408 बार पत्राचार क्यों है, ईमेल क्यों है, ये महुआ मोइत्रा बार बार पूछ रही हैं। महुआ मोइत्रा को जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कल पवन खेड़ा ने बहुत ही शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों पूरी फाइल के साथ, शायद परसों ही। मैं तो कहूँगा आप बताइए अपनी टीम को कि कम से कम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक पार्ट को दिखा दें, बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जो पवन खेड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको दिखा दे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर एप्स्टीन का मामला है क्या। और एप्स्टीन का मामला यहाँ समझना ज़रूरी है, हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं उनको भी समझना ज़रूरी है कि बार बार आप, अब क्या हो गया है आंचल की
बहुत बुरी तरह घिरी हुई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अभी तो हरदीप पुरी साहब हैं। अच्छा, हरदीप पुरी साहब का आज जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। लेकिन पीएम मोदी ने जो बधाई दी है उसमें उन्होंने कहा कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के मामले में देश आज आत्मनिर्भर है तो इनके कारण है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, देश आत्मनिर्भर है तो हरदीप पुरी के कारण है। हरदीप पुरी को क्यों नहीं ये निकालना चाहते हैं अपनी कैबिनेट से? एक आदमी जो यूएन में, जो आईएफएस है, यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी राजदूत बनता है सैयद अकबरुद्दीन के बाद, उसके बाद वो ये जानते हुए कि 2008 में जो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है यानी एप्स्टीन, 2008 में उसने अपनी गुनाह कबूल कर ली थी और उससे आप 2014 से 2017 के बीच कई बार मिलते हैं, कई बार पत्राचार होता है। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मुझे 4 बार इन्होंने कहा है कि मेरी मुलाकात हुई है, 3 से 4 बार, लेकिन ये 3-4 बार हो सकता है, 300-400 बार हो सकता है। और उसमें हो सकता है कि हरदीप पुरी नरेंद्र मोदी के लिए या किसी और के लिए ढाल बन रहे हों, इसलिए हरदीप पुरी को बहुत गर्मजोशी के साथ आज जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये है। लेकिन ज़रा मैं चाहता हूं कि वो हम लोग दिखाएं जो पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने। अब 2017 में, ये मेरे सामने, आपके सामने मैं एक कागज दिखा रहा हूं। 2017 में हरदीप पुरी जी थे प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS। ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसकी फंडिंग भारत सरकार करती है। तो ये भारत सरकार के नुमाइंदे 2017 में एप्स्टीन को क्यों मेल भेज रहे थे, जरा ये बताइए मुझे। As a representative of the government of India, how and why was he sending a mail to Epstein, a sex offender, a criminal? And before that, between 2014 and 16, by what authority, under whose instructions, under what authority was he interacting with Epstein? He was a nobody. Mr. Hardip Puri was a retired diplomat, full stop. We had 3 ambassadors between 2014 and 16 to the US. One was S. Jaishankar, the other was Arun Singh, and the third was Navtej Sarna. Were they so useless that the Prime Minister needed Hardip Puri's services to interact with Epstein? Why? And Mr. Hardip Puri was talking about Digital India 7 months before Digital India was made public in India, was announced in India. Who was he talking about Digital India to? Epstein. Why? This is our question. तो ये जो गंभीर बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं, किसी कारण से रख रहे हैं। फिर हम ईमेल्स पे तो आपको दिखा ही रहे हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या इंटरव्यू में कहा, मेरे को ये ध्यान नहीं है, लेकिन कहते हैं अरे यार कुछ हुआ होता ना तो मैं तुम्हें बताता। इमेजिन, लुक एट द अप्रोच जिससे ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें बताता, मैं तो इसी पे रह गया। ये इस व्यक्ति की मानसिकता है कि मैं सेक्स क्राइम्स का हिस्सा हुआ होता तो मैं आपको बताता, मैं तो सिर्फ मिलकर ही रह गया। ये पश्चाताप दिखा रहे हैं हरदीप पुरी। क्या इस आदमी को 1 मिनट भी मंत्री पद पर बनने रहने का हक है? आप मुझे बताइए। लेकिन बात सिर्फ हरदीप पुरी पे नहीं रुकती। हरदीप पुरी कठपुतली है, नहीं तो ये भीख मांगते हुए नहीं, जेफ कैन आई सी यू, जेफ क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, किताबें भेंट करने जा रहे हैं, बार बार मेल्स कर रहे हैं। एक मेल आई, मेल की इन्होंने, जेफ कैन आई सी यू। जेफ का जवाब आता है साहब कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उससे बड़ा नाराज हूं, मेरे इसमें बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। 2014 या 15 की, इसमें आपको मिलेगी। क्या हुआ था मैं बता दूं। ये मई की मेल है, जून की मेल है, और मई में पैलेस्टीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महमूद अब्बास भारत आए थे। तो क्या एप्स्टीन अपनी नाराजगी जता रहे थे मोदी जी से हरदीप पुरी के माध्यम से? क्योंकि 2017 में, अगले ही साल, मोदी जी इजराइल गए, पैलेस्टाइन नहीं गए। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है।
नाराजगी क्या थी एप्स्टीन की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी से हमारी, जो वो हरदीप पुरी के माध्यम से मोदी को बता रहे थे। विदेश नीति कौन चला रहा था इस देश की? विदेश मंत्री तो नहीं चला रही थी सुषमा जी, क्योंकि उनके माध्यम से तो कोई मेल नहीं आ रही, उनका तो नाम भी नहीं है इसमें। एस जयशंकर का नाम नहीं है जो कि राजदूत थे, अरुण सिंह का नाम नहीं जो राजदूत थे, नवतेज सरना का नाम नहीं जो राजदूत थे। तो कौन चला रहा था? नरेंद्र मोदी, एप्स्टीन और हरदीप पुरी। यह विदेश नीति थी हमारे देश की। और फिर उसके बाद का तो सब कुछ सार्वजनिक है ही। ये कहते हैं कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हुआ उससे नाराज हूं, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। फिर मोदी जी उस गलती को सुधारते हैं, इजराइल जाते हैं, पैलेस्टाइन नहीं जाते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं? जेफरी एप्स्टीन कहते हैं कि सॉन्ग एंड डांस कर रहे थे इजराइल के सामने। किया ना, ये सब आपके सामने है ना। ये साबित होता है कि विदेश नीति इस देश की एप्स्टीन चला रहे थे। तो सुना आपने कि किस तरीके से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हरदीप सिंह पुरी को लेकर एक गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही इस्तीफे की भी मांग की है कि अब उनको और ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए इस पद पर बैठने के लिए, वो इसके लायक नहीं है, ये तक कह दिया है पवन खेड़ा ने। क्योंकि बहुत बड़ा गंभीर आरोप है जो उनके ऊपर लगा हुआ है। हरदीप सिंह के जो इस्तीफे की मांग है वो लगातार की जा रही है और ये कोई पहले नेता नहीं है जिन्होंने मांग की हो। इससे पहले भी संसद में बवाल देखा गया था, संसद में तो प्रदर्शन भी किया गया था इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल बवाल मचा हुआ था। हरदीप पुरी, आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, एप्स्टीन का नाम लेना शुरू किया, उसके बाद कितना बवाल मचाया गया अंदर। और सत्ता पक्ष ने, ट्रेजरी तरफ से बार बार खड़े होकर ये लोग बोलने से रोका गया राहुल गांधी को। लेकिन उसके बाद फिर हरदीप पुरी को समझ में आ गया कि राहुल गांधी को जब ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा गया था, किरण रिजिजू ने कहा था कि ये जो बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेट करना होगा। हालांकि जगदम्बिका पाल ने उस समय इनको बचा लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आसंदी पर मैं बैठा हुआ हूं स्पीकर के रूप में और मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑथेंटिकेट कीजिए। क्योंकि उस समय अगर ये कह देते कि ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी दे देते, तो ये और वो सारी फाइलें, क्योंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का कानून विभाग है, वो ऑलरेडी सारे 3 मिलियन फाइल्स ऑलरेडी, ईमेल्स ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। उसमें से कुछ ले आते, हरदीप पुरी के नाम वाली फाइल दे देते जो ऑलरेडी अब सोशल मीडिया पे है, हम लोग आपके पास, सबके पास है, तो वो अगर लेके आते तो बवाल मच जाता। इससे पहले एक तो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, दूसरा हरदीप पुरी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने ढंग से बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा अलग अलग चैनलों में जा रहे हैं, वो जितने गोदी मीडिया के चैनल हैं वहाँ जा रहे हैं और वहाँ वो जो बातें कर रहे हैं आप देख रही हैं, सुन रही हैं, वही सारी बातें राहुल गांधी के ऊपर किया। राहुल गांधी आए, एक कार्यक्रम में मैं था, एक पार्टी में शाम को मेरे पास आए, थोड़ा सा आंख मटकाते हुए, आंख मारते हुए मेरी तरफ बढ़े कि समथिंग इज़ देयर, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपको नोट दूंगा और फिर मैंने उनको नोट दिया, मैं बताया। तो ये अपने आप को फेस सेविंग है, ये अपना चेहरा बचाने की कोशिश है। लेकिन इतना साफ है कि एप्स्टीन का मामला बहुत भयानक ढंग से नरेंद्र मोदी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। दुनिया के कई अलग अलग देशों में एप्स्टीन के मामले पे इस्तीफे हो रहे हैं। अपने यहाँ ये जब तक बचा हुआ मामला है, जब तक इसको रोका जा रहा है तब तक रोका जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत एग्रेसिवली इस पे काम कर रही है। अभी आपने देख लिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसमें तमाम मुद्दों को, तमाम अलग अलग फाइलों को लेकर आए हुए यहाँ पवन खेड़ा उन्होंने इन चीज़ों को रखा है। तो ये, और दूसरी तरफ अभी आप देखिए कि राहुल गांधी लगातार घेरने की कोशिश कर ही रहे हैं, चाहे वो एप्स्टीन का मामला हो, चाहे नरवणे का मामला हो, चाहे ट्रेड डील का मामला हो, किसानों का मामला हो। अभी जनसंसद लगा रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, जनसंसद लगाई है राहुल गांधी ने और पूर्व सैनिकों से मुलाकात भी की है। इसके साथ ही मोदी सरकार को भी घेरा है इस वीडियो के जरिए। हम दिखाते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है पूर्व सैनिकों और राहुल गांधी के बीच में। जोड़ी की बीजिंग मिलिटेंट के साथ मुझे भेजोगे तो मेरे 5 गोली bullets through spine. It was 1994. Majorly, we have got 2 major issues. Ex-servicemen contributory health scheme (ECHS), which gives the health care system to the defense forces. You had raised it in Standing Committee on Defense that we cannot leave our soldiers unattended like this if you don't give the funds. Yes. And thereafter, we have launched a campaign all throughout the country, and 400 ECHS our teams have gone to collect the bills. So government has got worried why these people are collecting the bills. So they have issued instructions to the emails and instructions to all the hospitals
not to give any bill. He's squadron leader Sudeep. He's running. He's a doctor and also running a ECHS hospital. They are playing it a clever game actually. Earlier what they used to do, after every 2 or 3 months the payment used to come. So that hospital didn't have any problem in running all the things. But last 2 years what they don't give any payment since last 9 months, and ultimately they gave it on 31st of March, and you can't do anything, and everything, or almost 30% of the amount what they give that goes back to the government. How does that work? Actually sir, you can't adjust that amount of money. Suppose if you want to buy something, you cannot buy it on 1st of April, because ultimately on 31st April the settlement of the bill takes place. So almost whatever they give, last year I received 3 crore at 5 p.m. on 31st of 2025. You can't do anything of that money. Ultimately 30% of that amount has to go back to the Ministry of Finance. That is happening since the last 2 years. I don't understand why they're giving you that money just to take it back. Because the financial year is over. So that is the thing. It's being too clever by. तो सुना आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को समझा। इसके साथ ही ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व सैनिकों की सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है और ये खिलवाड़ जो है मोदी सरकार कर रही है। ये आरोप लगाया और ये बहुत बड़ा आरोप है जो राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई लोगों से, आदिवासी समुदाय से मुलाकात की थी, जहां पर उनकी परेशानियों को सुना था। लगातार वो जनसंसद लगा रहे हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं, उसके खिलाफ ही उनकी आवाज को संसद में बुलंद भी कर रहे हैं, लगातार आवाज भी उठा रहे हैं, चाहे वो किसानों की बात की जाए, आदिवासी की बात की जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी आप ट्वीट का कह रही थी। ये कह रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पे कि जवान देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, उनकी सेहत की जिम्मेदारी देश की होती है। हर सरकार ने ये कर्तव्य पूरी शिद्दत से निभाया है, मगर मोदी सरकार एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS में जानबूझकर फंड की कमी बताकर और डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स की चोट देकर अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है। यहाँ साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं, और उसके बाद कि ये नैतिक पतन है, ये पूरा का पूरा नैतिक पतन है। यानी सेना के का भी, आप सेना के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके लिए जो स्कीम है, उन स्कीम्स में आप उसको बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फंड आपने, ये वैसे ही जैसे मनरेगा के साथ आपने किया कि मनरेगा के फंड को जहाँ 1 लाख करोड़ से ऊपर का फंड होता था उसको 33,000 करोड़ पे लेके आ गए, और उसके बाद धीरे धीरे आपने मनरेगा को बंद करके उसका नाम ही बदल दिया। नाम नहीं बल्कि पूरे के पूरे इसके स्वरूप को बदल दिया। जी विकसित भारत जी राम जी लेकर आ गए आप। तो ये वैसे ही है, और ऐसे में एक्स सेना के जो अधिकारी हैं वो मिल रहे हैं राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी लगातार हमने देखा कुछ आदिवासी नेताओं से वो मिले थे, कल परसों उन्होंने किसानों से मुलाकात की थी। 17 संगठन